तो अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज करेंगे चक्रवाती तूफान दाना से। तस्वीरें गुरुवार रात ओडिशा के तट से आई, जहां पर यह तूफान टकराया और फिर तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस तूफान का असर तो दिखा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि जिस लक्ष्य को लेकर सरकारें चल रही थी वो लक्ष्य सफल रहा, जीरो कैजुअलिटी। दरअसल दाना तूफान को लेकर ऐसी मजबूत तैयारी की गई जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। ये तूफान अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसने लोगों को सहमा तो रखा ही था। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से अब बहुत सारी जानकारी पहले ही मिल जाती है, जिससे आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मदद मिलती है। दाना तूफान के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। चक्रवाती तूफान दाना का अंदाज जबरदस्त रहा। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, तेज हवाओं का झोंका ऐसा आया मानो सब कुछ अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। तूफान के साथ ही भारी बारिश भी हुई। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान गुरुवार देर रात ओडिशा के धामरा के पास लैंडफॉल किया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही। साइक्लोन दाना एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट को 130 से 330 के अंदर तट को पार किया है। इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। लैंडफॉल टाइम 1 to 2 मीटर टर्म सर्ज भी डेवलप हुआ, स्पेशली भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये केंद्रापड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हिट किया है। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:30 बजे लैंडफॉल की प्रक्रिया खत्म हो गई और फिर हालात को सामान्य करने की प्रक्रिया तेज होती गई। तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पेड़ पौधे उखड़ गए, लेकिन सबसे अच्छी और राहत की बात यह रही कि इस तूफान में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ और इसी लक्ष्य के साथ दाना से निपटने की तैयारी की गई थी, जो बेहद कारगर रही। पोस्ट लैंडफॉल उसमें कोई मेजर डैमेज बताया नहीं जा रहा है। कुछ जगहों पर जो रोड ब्लॉक्स हुए हैं पेड़ गिरने से, वाटर लॉगिंग हुई है, इनंडेशन हुआ है बारिश की वजह से, भारी क्षति कोई नहीं है। उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। जो सर्विसेज रोकी गई थी, एयर सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, उनको अभी खोल दिया गया है और अभी सिचुएशन मुख्यतः नॉर्मलाइज है। तूफान से निपटने को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। दाना के असर से प्रभावित होने वाले राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई थी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में कुल 56 टीमें तैनात की गई थी। ओडिशा में 20, पश्चिम बंगाल में 17, आंध्र प्रदेश में 9, झारखंड में 9 और छत्तीसगढ़ में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई। एनडीआरएफ दिल्ली से भी मॉनिटरिंग कर रही थी। एनडीआरएफ ने कुल इस ऑपरेशन के लिए 56 टीमें तैनात की थी, जिसमें सबसे ज्यादा 20 टीमें जो हैं उड़ीसा में, ऐसे ही आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में टीमें तैनात की गई थी। एनडीआरएफ के मुताबिक जीरो कैजुअलिटी के पीछे इवैक्यूएशन का बड़ा रोल रहा। सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। मेजर इवैक्यूएशन किया गया था लैंडफॉल आने से पहले। उड़ीसा में तकरीबन 5,84,000 लोगों को निकाला गया था, बाहर इवैक्यूएशन किया गया था और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। उसी तरह से तकरीबन 2,16,000 लोग वेस्ट बंगाल में भी इवैक्यूएट किए गए थे। तो ये एक जो बड़ा एक्शन लिया गया, इससे लोग सुरक्षित रहे हैं और
जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। ओडिशा के तट से तूफान के टकराने को लेकर यहां पर एकदम पुख्ता तैयारी की गई थी। यहां एनडीआरएफ की टीमों के अलावा ओडिशा डिजास्टर रैपिड फोर्स की 51 और फायर ब्रिगेड की 178 टीमें भी मोर्चे पर तैनात की गई थी। 6000 राहत शिविर बनाए गए थे, जिसमें करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित लाकर रखा गया था। अभी हमारे लिए स्थिति कंट्रोल में है। लास्ट नाइट जब ये साइक्लोन क्रॉस किया, ये धामरा को हिट करके, धामरा भितरकनिका के बीच में हिट करके क्रॉस किया, तो उस समय जो कैजुअलिटी की चिंता थी वो पहले से अच्छी तरह से अरेंजमेंट हुआ है। और देर रात को और इस सुबह को भी ऑनरेबल सीएम साहब और ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी फोन करके मुआयना ले रहे थे। 3 तरह के हम प्लान किए थे, साइक्लोन से पहले, साइक्लोन के वक्त और साइक्लोन के बाद। साइक्लोन के बाद का जो एसओपी हम प्रस्तुत किए थे उसके ऊपर काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। एनडीआरएफ की टीमें यहां भी पूरी तरह मुस्तैद रहीं। कोई भी कैजुअलिटी या डैमेज की खबरें इस साइक्लोन के वजह से पश्चिम बंगाल या फिर कोलकाता में सामने नहीं आई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, तूफान कमजोर पड़ता गया और फिर सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर एनडीआरएफ की टीमें हालात को सामान्य बनाने में जुट गई। शुक्रवार सुबह से ही कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को भी चालू कर दिया गया। अच्छी खबर यह भी है कि दोनों एयरपोर्ट्स, कोलकाता एयरपोर्ट्स और भुवनेश्वर एयरपोर्ट, दोनों में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कोलकाता एयरपोर्ट में तो 8 बजे के बाद से ही ऑपरेशन शुरू हो गया था, जबकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट में भी 9 बजे से ऑपरेशन शुरू हो गया है। भुवनेश्वर और पुरी में ज्यादा बारिश नहीं है, हवाओं का प्रकोप भी ज्यादा नहीं है, ऐसे में फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कत नहीं आ रही है। कोलकाता एयरपोर्ट में भी फ्लाइट ऑपरेशंस में कोई दिक्कत आने की कोई खबर नहीं है। फ्लाइट ऑपरेशंस सुचारू कर दिए गए हैं। दाना तूफान को लेकर ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल में भी एहतियातन शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने से लेकर यातायात सेवाओं पर भी पाबंदियां लगा दी गई थी, ताकि किसी तरह की अनहोनी की गुंजाइश न रहे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुद पूरे हालात पर नजर बनाए रखी। केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में रही। इस तालमेल से दाना से निपटने में बहुत मदद मिली, लेकिन जीरो कैजुअलिटी के पीछे इसरो के 2 सैटेलाइट्स EOS-06 और इनसेट 3DR की बड़ी भूमिका रही, जो इस तूफान को अंतरिक्ष से ट्रैक कर रहे थे। जब से ये तूफान बना, तब से लेकर हर लेटेस्ट अपडेट रियल टाइम में मौसम विभाग को मिल रही थी। आज की तारीख में जो जानकारी है बहुत पहले से मिल जाती है। जो पाथ है तूफान का, उसके बारे में हमें पता होता है, कहां पर हिट करेगा, कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, उसके बारे में हमें पता होता है। उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, उपाय करते हैं। जो तालमेल है वो काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि सब कुछ मैनेजमेंट, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं स्थितियों को, परिस्थितियों पर, उस पर डिपेंड करता है। किस तरह से आप, जो विज्ञान ने हमें जो जानकारी दी है, उसकी जानकारी को किस तरह से हम अमल में ला रहे हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। और वही बहुत सफलतापूर्वक इस बार किया गया है, जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। जाहिर है, दाना से निपटने के लिए हर स्तर पर कड़ी मेहनत और बड़ी तैयारी की गई और इसी से जीरो कैजुअलिटी का जो लक्ष्य था, उसे पाना मुमकिन हो सका। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय, ओडिशा के धामरा से अनुपम मिश्रा और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिवाली के मौके पर अवधपुरी में त्रेता युग के होने वाले दर्शन की। प्रभु श्री राम की पावन नगरी को 8वें दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से सजाया जा रहा है और इस बार दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दियों को सरयू के घाटों पर रोशन कर विश्व कीर्तिमान बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें 6 देशों के कलाकार भी रामलीला का मंचन करेंगे। इनमें लेजर लाइट शो के साथ साथ पहली बार ड्रोन शो के जरिए श्री राम कथा को मंचित किया जाएगा।
राम की नगरी में इस बार होने वाला दीपोत्सव बेहद खास है। लाखों दियों से मनाए जाने वाला रोशनी का ये उत्सव पहली बार राम मंदिर और रामलला की मौजूदगी में होगा। भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम नगरी लाखों दीपकों से जगमगाएगी। 28 से 30 अक्टूबर तक अयोध्या में मौजूद रहने वाले लोगों को साक्षात त्रेता युग जैसा एहसास होगा। लंका विजय के उपरांत प्रभु श्री राम का जिस तरह से स्वागत हुआ था, उसी अंदाज में इस बार राम मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए भगवान राम के निवास स्थान का भी फूलों के अलावा 1 लाख जगमगाते दीपों से श्रृंगार होगा। गर्भगृह में भगवान के बैठने के बाद ये पहली दीपोत्सव पड़ रहा है और बृहत इसकी तैयारी हमारे यहाँ ट्रस्ट कर रहा है। एक तो मंदिरों को इतना सुंदर फूलों से सजाया जाएगा, जिसके लिए कि पिछली बार भी सजाया गया था, लेकिन उससे और अच्छी तरीके से पूरे क्षेत्र को सजाया जाएगा। और इसके साथ में बिजली की सजावट तो होती ही है, दीपों की भी अब की 1 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। तो गर्भगृह के अंदर तो घी का दिया जलेगा और पत्थर के क्षेत्र के बाहर तेल के दीपक जलाए जाएंगे मैदान में। और क्योंकि दाग ना पड़े पत्थर पे, इसलिए अंदर जो मोम के दीपक आजकल आ रहे हैं बने हुए, उनको जलाया जाएगा, जिससे कोई दाग ना पड़े और साफ सफाई में कोई खतरा ना हो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। प्रभु श्री राम की ये पावन नगरी 8वें दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस बार के दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दियों को सरयू के घाटों पर रोशन कर फिर विश्व कीर्तिमान बनाने की कोशिश की जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी अवध विश्वविद्यालय को इस उत्सव के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। अवध विश्वविद्यालय के अलावा उससे एसोसिएटेड डिग्री कॉलेजेस में भी पढ़ने वाले 30,000 छात्रों को वॉलंटियर बनाया जाएगा, जिन पर राम की पैड़ी और सरयू नदी के घाटों पर सरसों के तेल से भरे दियों को सजाने और उनमें बाती लगाने की जिम्मेदारी होगी। 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए घाट पर 28 लाख दिए सजाए जाएंगे। 28 अक्टूबर से अयोध्या में रामोत्सव के साथ जो दीपोत्सव है, दीपोत्सव 2024 का कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। और इस बार दीपोत्सव में 25 लाख दियों को प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक ही स्थान पर 30,000 से अधिक वॉलंटियर्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी के और आसपास के लोग होंगे, नागरिक होंगे, वो सब मिलकर के बनाए। वो विभिन्न प्रदेशों से कलाकारों को हमने आमंत्रित किया है। तो 16 प्रदेशों से कलाकार यहाँ पर अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे, अपने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के, रामलीलाओं को लेकर के प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 6 विदेशी कलाकारों के दल भी आ रहे हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और नेपाल के कलाकार हैं। वो कलाकार भी जो है 28, 29 और 30 तारीख को अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से मुखौटों को कैसे इस्तेमाल करके उन्होंने रामलीलाएं तैयार की है। और उसमें आप देखिएगा कि जो मलेशिया से कलाकार हैं, उनमें तो बहुत सारे कलाकार जो वहाँ के हैं, विभिन्न धर्मों के हैं, विभिन्न भाषाओं के हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो एक संदेश ये जाता है कि भगवान श्री राम जन जन के राम, जिसे हम कहते हैं। ड्रोन शो से राम कथा के अद्भुत प्रसंग दिखाने का ट्रायल लगातार जारी है। भारत में बने हुए ड्रोन, मेड इन इंडिया वाले, क्योंकि अब बड़ी तेजी से हम लोग भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, तो आधुनिकता और हमारी प्राचीनता, हमारी परंपरा और विज्ञान दोनों को सामंजस्य करके एक साथ हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आसमान में कलाबाजी करते हुए ड्रोन अलग अलग फॉर्मेशंस करेंगे और साथ ही साथ म्यूजिक, लाइट, इसके जरिए उन
संदेशों को हम लोग आम जनता में प्रस्तुत करेंगे। दीपोत्सव के दौरान रामचरितमानस के 7 अध्याय बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड पर आधारित 18 झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियां इस बार हमने अलग कलेवर, अलग स्वरूप में प्रदर्शित की हैं और इसमें जो विभिन्न प्रसंग हैं रामायण के, उनको अलग अलग झांकियों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास है। और इसमें एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मैकेनाइज स्वरूप भी इसको दिया है, तो मैकेनिकल तरीके से ये एक मूवमेंट भी उनमें होता रहेगा और लाइट, साउंड, कलाकार, ये सब मिल करके प्रत्येक झांकी के माध्यम से एक संदेश देने का कार्य करेंगे। 30 अक्टूबर को दीपोत्सव के अलावा सरयू की महाआरती विशिष्ट होने के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगी। सरयू तट पर एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य मां सरयू की आरती करेंगे। इस बार तो 2 नए रिकॉर्ड बनेंगे, एक तो दीपों की संख्या का रिकॉर्ड, दूसरे सामूहिक आरती का रिकॉर्ड, और वो दोनों रिकॉर्ड बहुत अच्छे से बनेगा। और हम लोग रामलला की सेवा में सामूहिक आरती की तो 25 लाख दीपकों का है और सामूहिक आरती 1100 लोगों का है, तो ये दोनों रिकॉर्ड अपने आप में हम लोग रामलला की सेवा में समर्पित करेंगे। यहाँ आने वाले हमारे महानगर के वासियों को और आने वाले श्रद्धालुओं को सबकी सेवा में समर्पित करेंगे। साथ ही जन्मभूमि पथ और राम पथ के अलावा हनुमानगढ़ी को भी रंग बिरंगी लाइटों से रोशन किया जाएगा। मौका बेहद खास है, इसलिए प्रशासन की ओर से इस बार के दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। अयोध्या से बनवीर सिंह और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आई गुड न्यूज की। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा से दोनों देशों की सेना पीछे हटना शुरू हो गई है और समझौते के मुताबिक नैमचोक और देपसांग पॉइंट से पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही है। 23 अक्टूबर से अब तक 50% तक अस्थायी स्ट्रक्चर और शेड हटा लिए गए हैं। 28 और 29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों देशों की सेनाएं वापस आ जाएंगी। इस महीने के अंत तक पूर्वी लद्दाख के नैमचोक और देपसांग तक दोनों देशों की तरफ से पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। साल 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद ही यहां पेट्रोलिंग बंद थी, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के साथ ही समझौता हुआ और इसके बाद अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। कजान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के साथ ही एलएसी पर तनाव कम होने की शुरुआत हो चुकी थी। यानी 23 अक्टूबर के दिन पहला टेंट डेमचौक से हटाया गया और भारत और चीन दोनों ही डिसमेंटलिंग में जुटे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि 3 दिनों में 50% स्ट्रक्चर्स को हटा लिया गया है। यानी लगभग 10 से 12 टेंट्स और तमाम टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो यहां डेमचौक में बनाए गए थे और गलवान संघर्ष होने के बाद जहां पर पेट्रोलिंग रुक गई थी, अब इन स्ट्रक्चर्स को हटाया जा रहा है और फेज्ड मैनर में ये काम चल रहा है। अब तक लगभग 5 से 6 टेंट हटा दिए गए हैं। भारत ने भी अपने स्ट्रक्चर्स को हटाया है और डेपसैंग प्लेन्स में जहां पर टेंट तो नहीं है लेकिन गाड़ियां और जो शीट्स हैं उनकी मदद से जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाए गए, पत्थरनुमा स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उनको भी हटाया जा रहा है और दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। तो ये एक पहला फेज है और ये भी बताया जा रहा है कि 28-29 अक्टूबर यानी अगले 2 से 3 दिनों के भीतर डिसएंगेजमेंट का काम डेपसैंग और डेमचौक से पूरा कर लिया जाएगा और इस महीने के अंत तक यानी 30-31 अक्टूबर तक पेट्रोलिंग की शुरुआत हो जाएगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद को कम करने के लिए, खास तौर पर डेपसैंग प्लेन्स और डेमचौक का इलाका जिन्हें ट्रेडिशनल फ्रिक्शन पॉइंट्स माना जाता है। और जब पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी तो इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि ये पेट्रोलिंग कोऑर्डिनेटेड हो, रैंडम ना हो, यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे को जानकारी देकर पेट्रोलिंग करेंगे ताकि एकदम नजदीक ना हो एक दूसरे के और किसी भी तरह के क्लैशेस ना हो। तो इस बात के लिए खास प्लानिंग की जा रही है और 22 अक्टूबर से यानी जब ये डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ उसके एक दिन पहले से ही दोनों ही देशों के लोकल कमांडर्स
तैयारी कर रहे थे और फिलहाल हर दिन वहां पर लोकल कमांडर्स मुलाकात कर रहे हैं और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे जैसे डिसएंगेजमेंट हो रहा है, यानी एक तरफ से जो डिसमेंटलिंग होती है, दूसरी तरफ से जो डिसमेंटलिंग होती है, उन दोनों की वीडियोग्राफी की जा रही है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और फेज्ड मैनर में इस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बहुत ही तेजी से ये डिसमेंटलिंग चल रही है और इसीलिए इस महीने के आखिरी में रिज्यूम हो जाएंगी पेट्रोलिंग जो रुक गई थी और पेट्रोलिंग की शुरुआत के साथ ही तनाव और ज्यादा कम होगा। तो एलएसी पर डेप्सैंग प्लेन्स और डेमचौक के इलाके में डिसएंगेजमेंट 28-29 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, ये आर्मी सोर्सेज ने कंफर्म किया है। और इसके अलावा इस महीने के आखिरी तक यानी दिवाली पर पूरी तरह से पेट्रोलिंग शुरू कर ली जाएगी। लेकिन भारतीय सेना अब भी लगातार सतर्क है क्योंकि चीन पर जो भरोसा गंवाया है उसे वापस आने में वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी एक सकारात्मक संकेत है भारत और चीन सीमा पर विवाद को कम करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है। डायल 112 की ओर से शुरू की गई इस पहल के तहत रात में किसी अकेली महिला को अगर कोई साधन नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो डायल 112 की मदद ले सकती है। 112 पर कॉल करने पर अकेली महिला की मदद हो सकेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के दौरान अकेली महिला 112 डायल कर मदद मांग सकती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी पुलिस ने ये जानकारी साझा की है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।